इन अप्लाइड साइंस क्लासेज। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की शुरुआत करेंगे। एनसीईआरटी बुक का जो थर्ड चैप्टर है वो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आप 9th में भी पढ़े हैं। तो वहाँ आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, लेकिन वहाँ पर एक ही इक्वेशन आपको मिलता था और उस इक्वेशन में आपको वहाँ ये भी बताया गया होगा, अगर नहीं बताया गया है तो ये जान लीजिए कि किसी भी इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं एटलीस्ट आपको उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए उसके यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर एक वेरिएबल में एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल का एक ही इक्वेशन से आपको आंसर निकल जाएगा, लेकिन अगर टू वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन लेंगे तो उसमें उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगा जो x का और y का वैल्यू होगा और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसको हम लोग यूनिक इक्वेशन कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सेम सॉल्यूशन पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को भी करेगा, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, जैसे नाम में ही स्पष्ट है, वहाँ 9th में बताया भी गया होगा कि इक्वेशन जो होते हैं दो पोलिनोमियल को या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बीच में इक्वल साइन दे करके हम लिखते हैं तो इक्वेशन बन जाते हैं। और उनमें अगर वेरिएबल का पावर 1 दिया जाता है, हर केस में जितने वेरिएबल हैं सबका पावर 1 हो, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर उनका हम ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये भी जान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन, चाहे वो कितना भी वेरिएबल का वो कितना ही पावर दिया गया हो, वो हमेशा एक लाइन ही बनाता है। वो लाइन आपका कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। तो जब दोनों का पावर 1 होगा तो उस केस में वो स्ट्रेट लाइन बनाता है और उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो जब टू वेरिएबल में लेंगे तो x और y के रूप में दो वेरिएबल लेते हैं तो जनरल इक्वेशन हो जाता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आप 9th में पढ़े होंगे। वहाँ आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए भी मिला होगा। सॉल्यूशन आप निकाले होंगे तो उसमें x का वैल्यू कुछ रखते थे अपने मन से, तो y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलता था। आपसे पूछा जाता था कि इस टाइप के इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होता है, तो आप वहाँ पर आंसर लिखते थे इनफाइनाइट कि, और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकलते थे। आप एक ग्राफ खींचते थे तो उस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स होते थे, हर एक पॉइंट का करस्पॉन्डिंग x और y वाला जो वैल्यू होता था उसका इक्वेशन होता था। 10th लेवल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी इसमें दो इक्वेशन होंगे। तो सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए कि क्या होगा, GF मीन्स जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म इसका हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाता है इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन हुआ। तो इसमें x y दोनों वेरिएबल हैं, बाकी के a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपके कांस्टेंट हैं। तो ये दो इक्वेशन हो गए। अब जाहिर सी बात है कि अगर ग्राफ पर बात करते हैं, चूँकि 9th में आप इसमें से हर एक इक्वेशन का ग्राफ ही देखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने पर एक इक्वेशन का एक लाइन बनता है, तो दो इक्वेशन के दो लाइन बनेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी प्लेन में अगर हम लोग दो लाइन खींचते हैं तो दोनों लाइन के 3 कंडीशन हो सकते हैं। दो कंडीशन तो जनरली याद होगा आपको कि या तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होती हैं, नहीं तो दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। लेकिन एक तीसरा भी होता है कि जब दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाती हैं, यानी दोनों लाइन सेम हो जाती हैं। तो एक इक्वेशन का मान लीजिए कि ये लाइन हुआ, दूसरे इक्वेशन का ये लाइन हुआ, तो इनका एक हो सकता है कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो कॉमन पॉइंट हुआ, ये वाला कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट के लिए जो x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा, वो दोनों लाइन पर है, यानी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वही यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइन। उसी तरीके से अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए ऐसे, तो पैरेलल हो जाएगा तो
इसका जो पॉइंट है इसमें नहीं है, ऊपर वाले का पॉइंट नीचे वाले में नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरा केस हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर हैं, यानी पहले लाइन के जितने भी पॉइंट है वही सारे पॉइंट दूसरे लाइन के भी हैं, तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफिकल सॉल्यूशन बनाना है पहले एक्सरसाइज में, लेकिन बनाने के पहले उसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल रूल्स वगैरह की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज पर आएंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझने में, उसके कंसेप्ट को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और छोटों के लिए सजेशन है कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल आपके लिए, चूँकि एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, खास करके जो 10th में स्टडी कर रहे हैं घर पर बैठे स्टूडेंट उनके लिए, या फिर जो प्रैक्टिस में रह रहे हैं, या जो टीचर हैं जो अपना जूनियर टीचर हैं और वो चाहते हैं कि हम कुछ प्रैक्टिस करके आगे के क्लास में पढ़ाएं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए हर एक वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया ट्रिक, नया टाइप मिलेगा। वही चीज़ आप पढ़ेंगे लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ट्रिक मिलेंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पर इस साल हम लोग ज़्यादातर 9th और 10th के, चूँकि 9th 10th के बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि 9th 10th का भी वीडियो बनाया जाए, और 9th 10th का हम लोग प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं बनाए थे, तो इसलिए हम लोगों का यही फोकस है कि 11th 12th का जो बाकी है उसको कर लेंगे। और बेसिकली हम लोग 9th 10th पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी कंटिन्यूसली, तो इसलिए 9th 10th के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। 9th का भी वीडियो अपलोडिंग जल्दी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग से लगना नहीं है, आपको अपने सिस्टम से देख करके पढ़ना है, कोई पेइंग फीस नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिस्टम पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक टर्म होता है सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? कहीं भी किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा चीज़ों का जो कलेक्शन होता है वही सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इक्वेशन लिए गए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इसको साइमल्टेनियस भी बोलते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, यानी जब दो इक्वेशन सेम टाइम में दिए जा रहे हैं, दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो साइमल्टेनियस बोलेंगे उसको। तो ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम या कोई भी इक्वेशन अगर वन और मेनी सॉल्यूशन देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, और अगर सॉल्यूशन नहीं देता है तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये दोनों टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर देगा। एटलीस्ट लिखा गया है, मतलब एक से आपका ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरा हो गया इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट में क्या होगा कि हैविंग नो सॉल्यूशन, ये आप नोट कर लीजिएगा, हैविंग नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात आप समझ गए। अब इसके बाद इसमें और क्या आता है कि वन सॉल्यूशन कब मिलेगा, मेनी सॉल्यूशन कब मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा। तो आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल सकता है, या आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो पता चल सकता है। लेकिन एक ऐसा ट्रिक है कि आप बिना ग्राफ बनाएं या बिना इक्वेशन को सॉल्व किए डायरेक्ट इक्वेशन देख करके बता सकते हैं कि इस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, कि नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उसके लिए कंडीशन आपको क्या है कि पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। कभी कभी आपको इक्वेशन मिलेगा कि ax + by + c नहीं लिख करके इक्वल टू के बाद सी, यानी कांस्टेंट टर्म बाद में रहेगा हर एक इक्वेशन में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबको लेफ़्ट साइड में ले लीजिए और इक्वल टू में 0 रखिए। जैसे a1x
प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। सारे टर्म एक साइड में हो जाएंगे, राइट साइड में केवल 0 रहेगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं ट्राइवल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। याद रखिएगा टर्म ट्राइवल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का ट्राइवल फॉर्म हुआ, ठीक है। अब कहता है इसमें क्या क्या कंडीशन होगा तो कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा कंडीशन, टेबल बना लीजिएगा कंडीशन। यहाँ ग्राफ उसका कैसा होगा, जनरल टाइप हम बता देते हैं ग्राफ, और इसके बाद वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि कैसा होगा, सिस्टम क्या होगा ये बताना है। यहाँ पर सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, तो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखिए अगर आपका कंडीशन, पहला कंडीशन होगा A1/A2, ये तो समझ गए कि A1 A2 क्या है। पहले इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है A1, दूसरे में x का जो कोएफिशिएंट होगा A2, वैसे ही पहले में जो y का कोएफिशिएंट होगा B1 और दूसरे इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट होगा B2, वैसे ही पहले इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा C1, दूसरे में जो होगा वो C2। मान लीजिए कि अगर कोई इसमें एब्सेंट है ABC में से, तो उसके जगह पर आप 0 लिखेंगे। तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, A1 B1 A2 B2 C1 C2 लिख करके आप पहले रेशियो निकालिए A1/A2 का, वैल्यू पुट कीजिए। अब उसके बाद B1/B2 का निकालिए। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपको C1/C2 निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो आपका डिसीजन यहीं पर हो गया। तो क्या डिसीजन हुआ कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, दोनों इक्वल नहीं है, तो C1/C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका ग्राफ के बारे में पूछा जाए तो ग्राफ ये हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा। एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी। ग्राफ क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, ठीक है। दूसरा है कि सिस्टम को क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा यही पॉइंट आपका सॉल्यूशन देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ कहता है कि सिस्टम अगर एक भी सॉल्यूशन दे रहा है तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। तो ये सिस्टम आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट। उसी तरीके से इसमें सॉल्यूशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका 1 होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस आता है इसमें कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, तो हम लोग चलेंगे C1/C2 पर भी। तो अगर C1/C2 भी इक्वल आ गया, C2 ये इक्वल आ गया, तो इस कंडीशन में ये ग्राफ जो होगा ये दोनों लाइन एक ही पर हो जाएंगे, यानी कोइंसिडेंट ग्राफ हो जाएगा, कोइंसिडेंट। ये सारे टर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए लिखना और इसको समझना दोनों ज़रूरी है। तो ऐसे ग्राफ जब A1/A2 B1/C2 C1/C2 जब इक्वल हो तो ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। सिस्टम को क्या कहेंगे, ये आपका मेनी सॉल्यूशन देगा। तो मेनी सॉल्यूशन देगा तो ये भी आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गया। और इसमें मेनी सॉल्यूशन चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन होगा कि A1/A2 इक्वल हो गया B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं हुआ, यानी पहले दो रेशियो इक्वल हो गए लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में ग्राफ जो होगा उसका पैरेलल बनेगा, दो अलग अलग लाइन बनेंगे,
इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा। और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर, इसको हम लोग इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इन्फिनिटी ऐसे लिखा जाता है। इसमें नो सॉल्यूशन, ये आपका कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को देख करके इस नेचर के आधार पर पता कर सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसे होगा, या फिर कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा जाए तो बता सकते हैं, या नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं। हमेशा इन्हीं फार्मूला को आप ध्यान में रखिए, और ये बहुत काम के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, तो इसलिए आप इनको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स लेकर के कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। ये जितने भी इक्वेशन हैं, दोनों इक्वेशन को या पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 मेथड पढ़ना है अपने सिलेबस में। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हर मेथड का कुछ अपना इम्पोर्टेंस है और कुछ अपना स्पेसिफिक रूल है, तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है, तो जो स्टूडेंट एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बेहतर होगा कि हर एक क्वेश्चन को जो सॉल्व करने वाले हैं तो चारों मेथड से कोशिश कीजिएगा। पहले 1 बाय 1 चारों मेथड सीखेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे। वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन में हम लोग पहले उसके सारे रूल रेगुलेशन को सीखेंगे और तब उनके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो इसलिए आपका हो सकता है कि एक वीडियो 2 वीडियो जो होगा वो केवल रूल रेगुलेशन समझाएगा। तो जो स्टूडेंट थोड़ा अच्छा प्रयास करते हैं तो वे केवल रूल समझ करके अच्छे से बना सकते हैं, और बाकी जो लोगों को थोड़ा कम समझ में आया हो तो वो लोग रिप्ले करके देख लेंगे, रूल पहले समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो पहले अब हम इसके बाद देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ है कि 3x + 2y = 12, एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है कि 2x + y = 7। ये 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू में आपका एक्सरसाइज जो दिया है वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए दिया है। तो सॉल्व करने के लिए आपका ट्राइबल फॉर्म में हो इक्वेशन या नहीं हो, आप दोनों कंडीशन में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें वैल्यू चार्ट बनाते हैं। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, नहीं तो रफ में काम कीजिएगा और वैल्यू चार्ट बनाइएगा। तो लिखेंगे कि करेस्पॉन्डिंग वैल्यू चार्ट, तो वैल्यू चार्ट या वैल्यू टेबल आप बनाएंगे। तो 2 इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन के लिए बनाएंगे। पहला इक्वेशन में देखिए क्या करना है, और ये आपका सेकंड इक्वेशन होगा, इसमें भी एक चार्ट बनाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बुक में, तो बहुत सारे बुक में यहाँ पर XY, यहाँ भी XY लिख लीजिए। देखेंगे कि बहुत सारे बुक्स में XY के कई वैल्यू लिए गए हैं, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू। तो आप जितना चाहे ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बनाने के लिए चूँकि लीनियर इक्वेशन है, और आपको पता कैसे चला कि लीनियर इक्वेशन है, तो दोनों में वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन एक लाइन होगा, और लाइन को बनाने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए आपको केवल 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम 2-2 वैल्यू निकाल लेंगे तो उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो आगे वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका हम यहाँ बता देते हैं साइड में। देखिए, चाहे तो आप इस मेथड को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, इसके नीचे ये दिखा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए, जैसे पहले इक्वेशन से क्या हुआ कि 3x + 2y = 12 दिया गया,
तो इसे आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 2y लिख लेंगे, y को एक साइड में रखिए, x को एक साइड में लेकर चले जाइए, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x। तो इम्प्लाइज y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इसमें y का वैल्यू देख रहे हैं, ये y का वैल्यू, x का कुछ भी वैल्यू हम रखेंगे तो उसके अनुसार मिल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 12 माइनस 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 0 होगा, और 12 बाई 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी x की जगह पर आप 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। एक हम आपको रख करके दिखा देते हैं, a एट x इक्वल्स टू 0, तो y कितना हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2, यानी 12 माइनस 0 बाई 2 यानी 12 बाई 2, तो ये कट गया तो कितना आ गया 6 आया, तो आपका ये 6 हो गया। तो जब x का वैल्यू 0 रखा आपने तो y का वैल्यू 6 आ गया। ऐसे ही x का वैल्यू कोई भी ऐसा नंबर रखिए तो नंबर रखने में आपको x का वैल्यू छोटा छोटा ही रखना चाहिए, क्योंकि छोटा नंबर पर आप निकालेंगे तो ग्राफ आपका क्लियर होगा, छोटे नंबर में आएगा, छोटा ग्राफ में आएगा, वैल्यू आपका वही रहेगा। तो x का वैल्यू 0 रख लिया। अब मान लीजिए कि 4 रख देते हैं, तो x का वैल्यू 4 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू 4 रखने पर अब वैसे ही आप रखेंगे तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। 12 में से 12 को घटाएंगे 0, 0 बाई 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। पहले का वैल्यू टेबल बन गया। अब दूसरे का भी बना लीजिए। तो दूसरे में हम देखते हैं, यहाँ पर तो 6 आया था इसका, यहाँ हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। वैसे ही आप निकाल सकते हैं इससे कि y का वैल्यू आएगा 7 माइनस 2x, तो x का जब 0 रखे हैं तो 7 माइनस 2 इंटू 0 यानी 7 आएगा सीधे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 7। और इसके बाद दूसरा कोई भी एक पॉइंट रख लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि y का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो x का वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो कितना होगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो y के जगह पर आप सॉल्व करके देखिएगा 1 आएगा, तो 3 1 मिल गया। अब ये दोनों वैल्यू जब मिल गए तो अब इसके बाद ग्राफ बनाना है। तो आप ये सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालिए और इसके बाद ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये लाइन आप खींचते हैं, x डैश x 0 y डैश ये y। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ग्राफ में कहाँ जाना था, x का वैल्यू आपको 4 तक जाना है, 0 से 4 तक, y का वैल्यू 7 तक जाना है। तो उसी हिसाब से इस पर चार्ट लगाइएगा। ज़्यादा नंबर में जाना हो तो ज़्यादा गैप लेंगे। तो हमको 7 तक जाना है, तो जैसे हम ले लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 और थोड़ा बढ़ा लेंगे इसको, यहाँ पर और बढ़ा लेते हैं, जितना चाहिए उससे एक आध ज़्यादा रखिए, कम नहीं रखना है। ये y हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। अब ऐसे ही इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3। ये प्रोसेस आप ऑलरेडी 9th में भी पढ़े होंगे, -1 -2 -3। और इधर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हमारा पॉइंट क्या क्या है, आप चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो इसमें पॉइंट को हमको ऐसे देखना है, एक पॉइंट हुआ हमारा 06। तो पॉइंट के बारे में आपको याद होगा कि जब भी किसी भी कोऑर्डिनेट में, यानी किसी पॉइंट में, जैसे यहाँ पॉइंट हुआ है आपका 06, तो 06 में x का वैल्यू आपका 0 आया है और y का वैल्यू 6 है। तो किसी भी पॉइंट में अगर x y दोनों 0 हो तो ओरिजिन पर जाएगा, अगर x वाला वैल्यू 0 हो तो वो हमेशा y पर पॉइंट होगा, अगर y वाला 0 हो तो x पर होगा, और दोनों में से कोई 0 नहीं हो तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहाँ पॉइंट आपका है 06, तो 06 यानी y पर जाएगा, तो 06 आपका ये पॉइंट हो गया, इसको ऐसे घेर लीजिएगा, ये हो गया हमारा 06। दूसरा हो गया 40,
तो x y वाला 0 है तो x पर आएगा 4 0, आपका ये पॉइंट हो गया। इसको घेर लीजिए, यहाँ बगल में लिख दीजिए 4 0। इसके बाद इन दोनों को पहले एक इक्वेशन के दोनों पॉइंट लेकर के उनको मिला दीजिएगा। स्केल से सीधे मिलाना है, हम हाथ से मिला रहे हैं, हो सकता है तन टेढ़ा हो जाए, आपको स्केल से मिलाना है। तो ये मिला लिए। इस पर आप लिख दिए इक्वेशन को 3x + 2y = 12, एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा में है 0 7, तो 0 7 आपका यहाँ आ रहा है, तो इसको फिर वैसे ही कीजिए, ये आपका हो जाएगा 0 7 और फिर दूसरा है 3 1, तो 3 यहाँ है और 1 इसके सामने यहाँ आ रहा है, तो 3 1 ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। इसको ये पॉइंट हो गया आपका 3 1, आपने इसको डिनोट कर दिया। अब इसको मिलाइए फ्री हैंड से, तो फ्री हैंड से मिलाइएगा तो देखिए कहाँ जा रहा है, इसको 3 1 जा रहा है यहाँ पर, तो 3 1 यहाँ, इसको मिलाइएगा आप स्केल से सीधे। तो ये जहाँ भी जा रहा है आप इस इक्वेशन का भी लिख दीजिएगा 2x + y = 7। आप देखेंगे तो ये कट रहा है कहाँ, तो यहाँ पर आकर के कट रहा है 2 के सामने x पर और y के सामने कट रहा है इधर 3 पर, यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट हो जा रहा है 2 3। तो 2 3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन चाहे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप लिख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट = 2 3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोलेंगे या सॉल्यूशन पॉइंट भी बोलेंगे। तो 2 3 आया, तो देयरफॉर x = 2 और y = आ गया 3। तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए कहता है तो सॉल्यूशन ये हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में आपको देगा कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो रिप्रेजेंट करने में आपको सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, आप इक्वेशन को खाली बना दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके जो इक्वेशन दिए गए हैं तो इस मेथड के आधार पर ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म में, यानी y को लेफ्ट साइड में रखिए, y को राइट साइड में, और उसमें x का वैल्यू अपने मन से रैंडमली चूज करके कोई भी 2 वैल्यू पुट कीजिए। ख्याल यही रखना है कि y के वैल्यू हमको छोटे नंबर में ही मिले, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, और पॉइंट में नहीं मिले। तो बटा वगैरह में मिलता है, पॉइंट में तो थोड़ा सा मार्क करने में दिक्कत होती है, तो इसलिए भरसक कोशिश करें कि आपके नंबर में मिले। दोनों का वैल्यू चार्ट बनाइए, फिर दोनों का ग्राफ बना दीजिए। अगर सॉल्यूशन पूछता है तो जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन में लिख दीजिए। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से आप इनको सॉल्व करेंगे। अब 1-2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को हिंट कर देते हैं बुक में से। जैसे 3.1 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि NCERT में कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो इसमें आपको क्या करना है कि इक्वेशन बनाना है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी, सॉल्यूशन आपको नहीं निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे हिंट के रूप में, आप लिख लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड हिज फादर्स एज = y years। तो अब कंडीशन में क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि 7 years ago, यानी पहले, तो पहले के लिए माइनस करना है, तो जितने लोग होंगे सबका एज उतना ही माइनस होगा। तो आफ्ताब का अगर x - 7 माइनस होगा तो फादर का भी 7 माइनस होगा। तो लिखेंगे क्या कि x - 7 years, यानी आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज फादर कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो कह रहा है कि आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो पहले मानेंगे आफ्ताब का एज और उसके बाद उसके डॉटर का, फादर का नहीं डॉटर का है, तो आफ्ताब के डॉटर का y माने। तो x - 7 पहला कंडीशन आपका बनेगा कि x - 7 = क्या हो जाएगा
वाई माइनस 7, इसका 7 टाइम्स है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा कि x माइनस 7y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 42। एक इक्वेशन तो आपका ये हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि 3 इयर्स के बाद, ऑल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 3, तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। नोट कीजिएगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 3, यानी 7 के जगह 3 लिखना है, माइनस के जगह प्लस लिखना है, उससे भी आपको एक इक्वेशन बनेगा। आज दोनों इक्वेशन अब ऐसे मिल गए तो दोनों के लिए वैल्यू चार्ट बनाइए, दोनों का ग्राफ बना दीजिए। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों इक्वेशन का लाइन 2 गो बनेगा, और वो लाइन आपका इंटरसेक्ट करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे, आप इसको ट्राई करेंगे। अगर दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके बताएंगे तो हम आपका कंप्लीट सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। अदरवाइज आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसका सेकंड वर्ड प्रॉब्लम भी ऐसे ही बनाना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और वहाँ पर फिर डिटेल्स 3.12 की बात करेंगे, और आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। तो वीडियो देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।